हेलो लर्नर्स, एक बिल्कुल ही नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। और यह वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, और इसमें मैं आप लोगों को अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो चैप्टर वाइज मैं कराऊंगा। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, 2, 3 इस तरह करते हुए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए 2024 एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में मैं 100+ प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा, ये आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि जो ACQ क्वेश्चन आता है लगभग 16 नंबर का आता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। शीत युद्ध में अपनाई गई किन्हीं 2 पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है। शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीति युद्ध जैसी है। इसमें दोनों पक्ष कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं। इसमें शत्रु युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमज़ोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। शीत युद्ध में दोनों पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र विस्तार में अपने सैद्धांतिक विचारधाराओं एवं मान्यताओं को बल देते हैं। 2 नंबर, क्यूबा संकट कब घटित हुआ था? तो क्यूबा संकट 1962 में घटित हुआ था। साल्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो साल्ट का पूर्ण रूप देखिए क्या है, सामरिक अस्त्र सीमा संधि। ओके, उसके बाद है ग्लास नास्ट क्या है? तो ब्रिटिश दमन से मुक्त राज्यों की स्थापना स्वतंत्र मस्तिष्क तथा खुली पद्धति से। किस सोवियत नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रचार की याचना की थी? तो सोवियत रूस में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रचार की याचना गोर्बाचोव द्वारा किया गया था। गुट निरपेक्षता की विचारधारा किस भारतीय नेता के मस्तिष्क का आविष्कार था? तो गुट निरपेक्ष मतादर्शन का आविष्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। NIEO क्या है? तो NIEO का पूरा अर्थ होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। विकासशील देशों ने 1970 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष इसके गठन का प्रस्ताव रखा था। शीत युद्ध की शुरुआत के लिए कौन सा सम्मेलन उत्तरदायी है? तो इसके लिए कौन सा सम्मेलन उत्तरदायी है? तो पोट्सडम कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन। ट्रूमैन सिद्धांत किसे कहते हैं? तो ट्रूमैन सिद्धांत देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ही ट्रूमैन सिद्धांत है, जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो देश साम्यवाद से भयभीत अथवा पीड़ित है उसे अमेरिका सैन्य और आर्थिक मदद देगा। वैमनस्य, शैथिल्य तथा शीत युद्ध के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो तनाव, शैथिल्य और शीत युद्ध वास्तव में 2 भिन्न परिस्थितियां हैं। जब 2 राष्ट्र संघर्ष में हो तो युद्ध कहलाता है, तथा जबकि सहयोगिता और विश्वास का माहौल पैदा होने लगे तो दितांत या तनाव शैथिल्य है। पेरेस्ट्रोइका क्या है? तो पेरेस्ट्रोइका का तात्पर्य सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली के पुनर्निर्माण से है, जिसके प्रवर्तक दल के सचिव मिखाइल गोर्बाचेव थे। द्विध्रुवीकरण क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मतादर्श एवं अन्य शर्तों पर विश्व के प्राय अधिकांश राष्ट्र जब विशेष गुटों में बट जाए और एक दूसरे पर प्रभावी होने की चेष्टा करे तो उस स्थिति को द्विध्रुवीकरण कहा जाता है। हम शीत युद्ध को भी द्विध्रुवीकरण की स्थिति मान सकते हैं। गुट निरपेक्ष के एक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो गुट निरपेक्ष की 2 नीतियां हैं। किसी राष्ट्र को उसकी पूर्ण स्वाधीनता के
अधिकार के प्रति निःशर्त समर्थन, किसी राष्ट्र को आत्मनिर्भरता के अधिकार की मान्यता, भिन्न सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं में रहते हुए भी राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अवस्थान और एक अर्थ पड़ोसी सुलभ संपर्क। गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो प्रमुख प्रवक्ताओं के नाम बताओ, उल्लेख कीजिए। तो इनका क्या है? जोसेफ ब्राज टिटो, मार्शल टिटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू। NAM का पूरा नाम क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोपीय देशों का आर्थिक पुनर्निर्माण करना, ताकि भूखमरी, निर्धनता को समाप्त किया जा सके। दूसरी ओर साम्यवाद के फैलते प्रभाव को कम किया जा सके। नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पोट्सडम सम्मेलन में भाग लेने वाले किन्हीं दो नेताओं के नाम लिखो, नाम का उल्लेख करो। तो क्या है? पोट्सडम सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत संघ के प्रमुख जोसेफ स्टालिन शामिल हुए थे। बहुध्रुवीय राजनीतिक से तुम क्या समझते हो? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का बंटवारा जब दो से अधिक राष्ट्रों के बीच हो और सैन्य, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वर्चस्व के आधार पर समान प्रभावशाली हो तो उसे बहुध्रुवीयता या बहुध्रुवीय राजनीति कहा जाता है। किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आदर्श का विचार था? तो गुट निरपेक्षता के जनक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का विशेष उद्देश्य स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उपनिवेशवाद का विरोध। द्विध्रुवीकरण राजनीति क्या है? तो द्विध्रुवीय राजनीति का अर्थ है जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महाशक्तियों के प्रभाव से अधिकांश राष्ट्र प्रभावित हो। तनाव तथा शैथिल्य एवं शीत युद्ध में मुख्य भिन्नता क्या है? तो तनाव, शैथिल्य और शीत युद्ध वास्तव में दो भिन्न परिस्थितियां हैं। जब दो राष्ट्र संघर्ष में हो तो युद्ध कहलाता है, तथा जबकि सहयोगिता और विश्वास का माहौल पैदा होने लगे तो द्वितांत या तनाव शैथिल्य कहते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट कब शुरू हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में घटित हुआ था। स्वेज संकट कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में। बेलग्रेड सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक प्रासंगिकता का उल्लेख करो। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता यह है कि आज भले ही द्विध्रुवीय राजनीति नहीं है, पर नस्लवाद, नव उपनिवेशवाद, आतंकवाद आदि के प्रति गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। द्विध्रुवीकरण क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मतादर्श एवं अन्य शर्तों पर विश्व के प्रायः अधिकांश राष्ट्र जब विशेष दो गुटों में बंट जाए और एक दूसरे पर प्रभावी होने की चेष्टा करे तो उस स्थिति को द्विध्रुवीकरण कहा जाता है। हम शीत युद्ध को भी द्विध्रुवीकरण की स्थिति मान सकते हैं। तनाव शैथिल्य का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में द्वितांत तनाव शैथिल्य से अभिप्राय राष्ट्र के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान होना और उनके बीच विश्वास, सामंजस्य और शांतिपूर्ण अस्तित्व की परिस्थिति पैदा होना है। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक प्रासंगिकता का उल्लेख करो। तो गुट निरपेक्ष की प्रासंगिकता यह है कि आज भले ही द्विध्रुवीय राजनीति नहीं है, पर नस्लवाद, नव उपनिवेशवाद, आतंकवाद आदि के प्रति गुट निरपेक्ष आज भी प्रासंगिक है। ये देखिए बार बार कुछ क्वेश्चन आ जा रहा है, आप इसे मत लिखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विध्रुवीयता के उदय होने की अवधि का उल्लेख करो। तो ये हुआ था 1980 से 1990 के बीच। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध से अभिप्राय दो देशों के बीच ऐसे संबंधों से है जिसके अंतर्गत उनमें न तो युद्ध होता है और न ही शांति रहती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच उभरा मतभेद शीत युद्ध कहलाता है। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। कब और क्यों सोवियत संघ ने कोमिनफॉर्म गठित किया था? तो 1947 के सितंबर महीने में सोवियत संघ ने नाटो के विरुद्ध कोमिनफॉर्म की नींव रखी थी। कोमिनफॉर्म के कौन कौन राष्ट्र सदस्य थे? तो सोवियत संघ, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, फ्रांस और इटली। कौन का पूरा नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। कौन के गठन का उद्देश्य क्या था? तो मार्शल योजना के विरुद्ध सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के समाजवादी राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक और आर्थिक अखंडता को मजबूत रखने के उद्देश्य से कौन का गठन किया था। मार्शल योजना क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्शल योजना आर्थिक सहायता द्वारा दुर्बल वर्ग को समृद्ध कर साम्यवाद के फैलाव को रोका जा सकता है। 1947 ईस्वी में अमेरिकी राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई, क्योंकि उसने महसूस किया कि यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो पश्चिमी यूरोप के कई देश सोवियत संघ में मिल जाएंगे। मार्शल टीटो कौन थे? तो मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे और गुट निरपेक्ष आंदोलन संगठित करने वालों में से एक थे। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। सोवियत संघ ने एटम बम का परीक्षण कब किया था? तो 1953 में। गुट निरपेक्षता से तुम क्या समझते हो? तो गुट निरपेक्षता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। गुट निरपेक्षता एक आंदोलन है जो साम्राज्यवाद, नौ उपनिवेशवाद तथा तनावशाही आदि का विरोध करता है और शांतिपूर्ण सह अवस्थान, विश्व शांति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियों में विश्वासी है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं के नाम बताओ। तो ये पहले ही हो चुका है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख करो, पहले ही हो चुका है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन करने वाले किन्हीं 3 देशों के नाम बताओ। तो ये कौन कौन सा देश है? भारत है, मिस्र और यूगोस्लाविया है। शीत युद्ध कब समाप्त हो गया? तो 1988 ईस्वी में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों अरब युद्ध से हट गए और 1990 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के बीच समझौते के पश्चात शीत युद्ध की समाप्ति हुई। ट्रूमैन कौन थे? उसने अपना सिद्धांत कब घोषित किया? तो ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 ईस्वी में यह घोषणा की कि अमेरिका साम्यवादी प्रसार को रोकेगा। इस नीति को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। NIEO का पूरा नाम क्या है? तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। चर्चिल ने फुलटन भाषा किस वर्ष में दिया था? तो ये 1946 में। शिमला समझौता क्यों हस्ताक्षरित हुआ था? देखिए 2 पार्ट शुरू हो गया है हमारा विदेश नीति। तो शिमला समझौता कश्मीर मुद्दे के समाधान हेतु भारत तथा पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। सार्क गठित करने का प्रथम प्रस्ताव किसने दिया था? तो सार्क गठित करने का प्रथम प्रस्ताव जियाउर रहमान द्वारा किया गया था। सार्क के सदस्यों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो सार्क के सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव एवं श्रीलंका है। उसके बाद है सप्ताह का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड ट्रीटी।
भारत के किस प्रधानमंत्री ने सन 1987 में भारत श्रीलंका शांति स्थापना के लिए सहमति पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के बीच 29 जुलाई 1987 ईस्वी को भारत श्रीलंका शांति समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1955 में। भारतीय विदेश नीति का प्रधान स्तंभ क्या है? तो गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार है। एनपीटी का पूरा नाम क्या है? तो नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। पंचशील के किस एक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए? तो पंचशील की दो नीतियां हैं, सीमा सुरक्षा और सार्वभौमत्व के प्रति आपसी सम्मान और अनाक्रमण। सीटों का पूर्ण रूप लिखिए। तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सार्क के गठन के समय कितने राष्ट्र सदस्यों के रूप में उपस्थित थे? तो सार्क के गठन के समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका सदस्य के रूप में उपस्थित थे। द्वितांत शब्द का अर्थ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में द्वितांत से अभिप्राय राष्ट्रों के संघर्षपूर्ण संबंधों का, ये देखिए हो चुका है ये वाला। गुजराल सिद्धांत किसने प्रारंभ किया था? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा गुजराल सिद्धांत प्रारंभ किया गया था। इंद्र कुमार गुजराल द्वारा भारत के पड़ोसी देशों के प्रति अपनाई गई विदेश नीति को गुजराल सिद्धांत कहा जाता है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1987 ईस्वी में भारत श्रीलंका शांति स्थापना के लिए समझौता किया था? तो ऑलरेडी हो चुका है ये वाला। विदेशी राजनीति का दीर्घकालीन लक्ष्य कौन सा होता है? तो विदेशी नीति के दीर्घकालीन लक्ष्य अनिश्चित और अस्पष्ट प्रकृति का होता है। इसमें किसी राष्ट्र की दीर्घकालीन योजनाएं, अल्प कल्पनाएं एवं स्वप्न सम्मिलित किए जाते हैं। भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ क्या है? तो गुटनिरपेक्ष हो चुका है। पंचशील के सिद्धांत की घोषणा किसने पहले की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। CTBT क्या है? तो CTBT का पूरा नाम है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। उसके बाद भारत की विदेश नीति की एक मुख्य विशेषता क्या का उल्लेख करिए? तो ये भी हो चुका है पहले ही। विदेश नीति के किसी एक उद्देश्य का उल्लेख करो। तो विदेश नीति का मूल उद्देश्य अपने राज्य के हित की रक्षा करना। सार्क के एक उद्देश्य का उल्लेख करिए। तो सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति करना तथा इस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करना। विदेश नीति की परिभाषा दो। तो विदेश नीति क्या है? साधारण शब्दों में विदेश नीति से तात्पर्य उस नीति से है जो एक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्रों के प्रति अपनाई जाती है। वर्तमान युग में कोई भी स्वतंत्र देश संसार के अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता। उसे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संबंध को स्थापित करने के लिए वह जिन नीतियों का प्रयोग करता है उसे ही विदेश नीति कहा जाता है। ओके। किस वर्ष पंचशील की नीतियों की प्रथम घोषणा हुई थी? तो 29 अप्रैल 1954 में। पंचशील की नीतियों की प्रथम घोषणा किसने किया था? तो ये किया था हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 में। भारत की विदेश नीति के दो उद्देश्य है। तो भारत के विदेश नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना और उसको बरकरार रखने की दिशा में कार्य करना। प्राचीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता, मानवीय अधिकार की उद्घोषणा तथा जातिवाद की भावना का विरोध करना। अब चलिए तीसरा चैप्टर हमारा शुरू हो गया। इससे देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र
संघ का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, शांति भंग के किसी प्रयास का विरोध या संघ सामूहिक रूप से करेगा। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वीटो शक्ति से आप क्या समझते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निषेधाधिकार का प्रयोग। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान का नाम क्या है? तो चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये जो है वर्तमान महासचिव है आपके अंतोनियो गुतेरस। ये चेंज भी हो सकते हैं। वर्ष के किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य राष्ट्र कौन है? तो दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के किसी एक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार सभी सदस्य राज्यों की प्रभुता संपन्न तथा समानता का सिद्धांत है। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार जारी करने का अधिकार रखने वाले 2 राष्ट्रों के नाम का उल्लेख करो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीदरलैंड के हेग शहर में। ब्रिक क्या है? तो ब्रिक कुछ देशों के नाम हैं जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका। G77 से आप क्या समझते हैं? तो 1974 ईस्वी में गुट निरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में NIEO की नीति का प्रस्ताव ग्रहण किया। इसे 77 विकासशील देश शामिल थे, जिसके कारण इसे G77 कहा जाता है। सुरक्षा परिषद की किसी एक कमजोरी का उल्लेख कीजिए। तो सुरक्षा परिषद की सफलता में उसकी शक्तिहीनता की ही बाधक है। इसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। सुरक्षा परिषद के निर्णयों का आज अनेक राष्ट्र सम्मान नहीं करते एवं बड़े राष्ट्र स्वयं उसकी उपेक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इनकी 15 होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। अटलांटिक चार्टर किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? तो अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को हस्ताक्षरित हुआ था। इकोसोक की किन्हीं 2 वशिष्ठ संस्थाओं के नाम लिखो। तो इनके 2 वशिष्ठ संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन और खाद्य तथा कृषि विभाग। प्रत्येक सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में कितने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं? तो ये 5 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से 2 अंग चार्टर के संशोधन में भूमिका का पालन करते हैं? तो साधारण सभा और सुरक्षा परिषद चार्टर के संशोधन में विशेष भूमिका पालन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये वान की मून है। उसके बाद है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 54 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो हेग शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा की नीति के क्या सिद्धांत है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा की नीति का अभिप्राय शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रों के नेतृत्व में संघ को सुरक्षा प्रदान करना है। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 111। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सदस्य कर सकते हैं? तो ये 5 सदस्य कर सकते हैं, जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कैसे चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा करती है।
इकोसोस का एक कार्य बताओ। तो यह सदस्य राष्ट्र से सिफारिश करती है कि वे मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति आदर भाव रखें। इकोसो के एक वशिष्ठ एजेंसी का नाम बताइए। तो इसके एक वशिष्ठ एजेंसी का नाम है, देख लीजिए, आपका ILO है, WHO है, UNICEF है। ठीक है। गांधी जी की अहिंसा के सिद्धांत की 2 विशेषताएं बतलाइए। तो गांधी जी की अहिंसा की 2 विशेषता है, हिंसा के बीच बिना भय के आगे बढ़ना, अहिंसा द्वारा हिंसक के हृदय पर परिवर्तन लाया जा सकता है। गांधी जी की सत्याग्रह अवधारणा की 2 विशेषताएं बतलाओ। तो गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा की 2 विशेषताएं हैं, नैतिकता के आधार पर आत्मशक्ति का विकास करना, जीवन के हर क्षेत्र में सत्याग्रह का प्रयोग हो सकता है। कोई भी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में कितने प्रतिनिधि भेज सकता है। तो 5, ये पहले भी हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्वाधिकारी संगठन का नाम बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्वाधिकारी संगठन के रूप में राष्ट्र संघ को जाना जाता है, जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय की सदस्य संख्या का उल्लेख करो। तो इसमें 51 सदस्य थे। महासभा की वार्षिक बैठक का आयोजन कब होता है। तो ये आयोजन होता है, आपका महासभा की वार्षिक बैठक वर्ष के अंत में आयोजित होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलिट्री स्टाफ कमेटी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की स्थापना करना ही संयुक्त राष्ट्र संघ की मिलिट्री स्टाफ कमेटी का प्रमुख कार्य, और इसे वहाँ सुरक्षा परिषद के आदेश से करती है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में निषेधाधिकार का क्या तात्पर्य है। तो वीटो के अधिकार से तात्पर्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्रों के नकारात्मक अधिकार से हैं, जो अपने इस अधिकार के बल पर राष्ट्र संघ के किसी निर्णय पर रोक लगा सकते हैं। यह एक प्रकार का नकारात्मक मतदान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्यों का उल्लेख करो। तो इसका 2 उद्देश्य, संस्था उस बात को देखेगी कि गैर सदस्य राज्य कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, और संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या है। तो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना है। शांति भंग के किसी प्रयास का विरोध या यह संघ सामूहिक रूप से करेगा। सुरक्षा परिषद की एक दुर्बलता का उल्लेख करो। तो सुरक्षा परिषद की सफलता में उसकी शक्तिहीनता भी बाधक है। उसके पास अपनी कोई शक्ति सैन्य शक्ति नहीं है। सुरक्षा परिषद के निर्णयों का आज अनेक राष्ट्र सम्मान नहीं करते एवं बड़े राष्ट्र स्वयं उसकी उपेक्षा करते हैं। सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य का उल्लेख करो। तो सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य ग्रेट ब्रिटेन है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य आप देख लीजिए, 1 नंबर युद्ध की विभीषिका से भावी प्रजनन की रक्षा करना, मौलिक मानवीय अधिकारों के प्रति लोगों को आश्वस्त रखना तथा व्यापक स्वाधीनता के दृष्टिकोण से सामाजिक प्रगति और उन्नति जीवन स्तर का संबंध करना। सुरक्षा परिषद का गठन कैसे होता है। तो सुरक्षा परिषद का गठन, पहले सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य होते थे, अब इसमें 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन तथा अन्य 10 अस्थायी सदस्य। साधारण सभा द्वारा अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है और शीघ्र ही वे पुनः निर्वाचन के लिए सक्षम नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कैसे होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन 15 जजों को लेकर होता है, जिन्हें सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा 9 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। राष्ट्र संघ में
कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी को मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से 2 अंग चार्टर के संशोधन में भाग लिया करते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संशोधन में भाग लेते हैं। शांति प्रक्रिया से तुम क्या समझते हो? तो शांति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बुतरस घाली के अनुसार शांति प्रतिष्ठा का अर्थ विरोधी पक्षों के साथ बातचीत के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य कर्मचारियों को भेजना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? तो इसके 6 प्रमुख अंग हैं। महासभा है, सचिवालय है, सुरक्षा परिषद है, न्यासी परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। चलिए 4 पाठ को शुरू करते हैं जल्दी से। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के रचयिता कौन है? तो स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के रचयिता मॉन्टेस्क्यू है। नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? वे सभी सरकारी अधिकारी जो सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को व्यवहारिक रूप में लागू करते हैं उन्हें नौकरशाही या लोक सेवक कहते हैं। प्रत्यायोजित विधान से आप क्या समझते हैं? तो व्यवस्थापिका अपने कार्यभार के कारण प्रायः कानून के मौलिक सिद्धांतों का ही निर्माण करती है और कानून के विस्तारित रूप को तैयार करने का दायित्व कार्यपालिका को सौंपती है। अतः कानून निर्माण के कार्य के हस्तांतरण को ही प्रतिनिधियात्मक विधायन कहा जाता है। कैबिनेट तोरण की आधारशिला क्या है? तो प्रधानमंत्री को कैबिनेट तोरण की आधारशिला कहा जाता है। प्रत्यायोजित विधायन की परिभाषा दीजिए। तो व्यवस्थापिका अपने कार्यभार के कारण प्रायः कानून के मौलिक सिद्धांतों का ही निर्माण करती है और कानून के विस्तारित रूप को तैयार करने का दायित्व कार्यपालिका को सौंपती है। अतः कानून निर्माण के कार्य के हस्तांतरण को ही प्रतिनिधियात्मक विधायन कहा जाता है। नौकरशाही कहने से आप क्या समझते हैं? ये तो हो चुका है। साल का कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। नौकरशाही या लोक सेवक कौन होते हैं? माने वो जो सरकारी नीतियों या योजनाओं को व्यवहार में लागू करते हैं उन्हें नौकरशाही कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।